सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पारिभाषिक शब्दावली की गुण अथवा विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ, स्वरूप और परिभाषा के बारे में बता चुकी हूँ और पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व होता है वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पारिभाषिक शब्दावली के गुणों पर चर्चा करेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने लिखे हैं पारिभाषिक शब्दावली के गुण और विशेषताएं। एक ही बात है, गुण कहें या विशेषताएं कहें। तो भूमिका के रूप में आपको थोड़ा पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा आपको बता देनी है। क्या परिभाषा है वो मैं आपको इससे पूर्व वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से सुनिएगा। तो हम करेंगे विशेषताएं, बिंदुवार मैंने यहाँ पर लिखा है तो उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है विषयगत प्रधानता। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो किसी न किसी विषय से जुड़े हुए होते हैं, संबद्ध होते हैं और उन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग उन्हीं विषय से संबंधित होकर ही किया जाता है, वहीं पर उनका प्रयोग होता है। देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँ तो बैंक में एक रेखित चेक, ये जो शब्द है वो बैंक में प्रयोग होता है, रेखित चेक। अगर हम उसको सोचें, हमें उसके अर्थ का पता ना हो तो हम यही सोचेंगे कि रेखित चेक मतलब ऐसा चेक होगा जिसके ऊपर रेखाएं लगी हुई हो, ठीक है। लेकिन जो रेखित चेक का अर्थ होता है वो क्या है, ये एक ऐसा चेक होता है जिसके बाईं ओर लेफ्ट साइड पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी गई। जैसे ये चेक है आपका, तो बाईं ओर ये हो गया ना, दो समानांतर रेखाएं ऐसे। तो इस प्रकार रेखित चेक का बैंकिंग में क्या अर्थ है, एक ऐसा चेक जिसके ऊपर बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उसका भुगतान उस व्यक्ति के खाते से ही किया जाता है जिसके नाम का वह चेक है। तो इस प्रकार जो पारिभाषिक शब्दावली होती हैं वो किसी न किसी विषय से संबद्ध होती हैं और उसका प्रयोग उसी क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है उच्चारण में सरलता। उच्चारण में सरलता, देखिए पारिभाषिक जो शब्द हैं उनका उच्चारण सरल होना चाहिए, उनके उच्चारण में सरलता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रयोग करने वाला है, जो प्रयोग करता है, जो वो इन शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। यदि कोई पारिभाषिक शब्द विदेशी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है, किसी भी विदेशी भाषाओं से लिया गया कोई पारिभाषिक शब्द है और उसका उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो हमें अनुकूल पद्धति के द्वारा उसे अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। हमें ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जो इन शब्दों का प्रयोग करता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, वो उनका प्रयोग आसानी से कर पाए, सुगमता से कर पाए। लेकिन ऐसा करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस शब्द को हम अपने लिए सरल बना रहे हैं, सुगम बना रहे हैं, तो उसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसको सरल बनाने के चक्कर में कहीं हम उसकी शुद्धता को ही खो दें, जो अर्थ उसको प्रकट करना चाहिए वो प्रकट ही ना कर पाए। तो इसीलिए कि जब किसी शब्द को हम सरल बनाएं, सुगम बनाएं, तो उसकी शुद्धता को हमें ध्यान देना चाहिए और सरल बनाने से अगर उसकी शुद्धता नष्ट हो रही है तो हमें उसकी शुद्धता को ही रखना है, सरलता को छोड़ देना है। तो ये हो गया उच्चारण में सरलता, सरल होना चाहिए। तीसरा है एक ही अर्थ का परिचायक होना। जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका ये एक महत्वपूर्ण गुण हम कहेंगे कि वो एक ही अर्थ का परिचायक होती हैं, यानी एक ही अर्थ को प्रकट करने वाली होती हैं। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली में जब हम किसी एक संकल्पना के लिए, संकल्पना क्या होती है, कोई धारणा, कोई विचार, किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कोई धारणा, कोई विचार, कि जब हम किसी एक संकल्पना के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का प्रयोग हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए।
यानी जब हम किसी विचार के लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो उसके लिए हमें किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही अर्थ का परिचायक उसे होना चाहिए, एक ही अर्थ को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। चौथा हमारा जो बिंदु है वो है जनन शक्ति का गुण। जनन शक्ति कह सकते हैं आप इसको लोक शक्ति भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर इसके लिए शब्द आपको उर्वरता भी मिल जाएगा इस पारिभाषिक शब्दावली में, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जनन शक्ति का गुण। ये क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जैसे जो मूल पारिभाषिक शब्द होते हैं उनमें ये लोक शक्ति या जनन शक्ति का गुण होना चाहिए। क्यों? ताकि जब हमें शब्दों की आवश्यकता पड़े तो हम उस मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर या अन्य शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकें, हम अपनी शब्द भंडार को समृद्ध कर सकें। जैसे उदाहरण के रूप में एक शब्द है विधि। ठीक है, जब उसमें उपसर्ग जोड़कर हम उसमें संविधि, प्रविधि, संविधान, तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसको कहेंगे जनन शक्ति का गुण, यानी किसी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय या किसी भी शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना। पांचवा जो हमारा बिंदु है वो है आगत शब्दावली। आगत आई हुई। देखिए, कभी कभी हम जो विदेशी भाषाएं हैं, दूसरी भाषाएं हैं, उनके शब्दों को जो का त्यों ले लेते हैं, अपनी भाषा में जो के त्यों उन शब्दों का समावेश कर लेते हैं। हालांकि ये शब्दावली हमारी नहीं होती, हमने विदेशी भाषाओं से इन शब्दों को लिया है, इसीलिए इनके लिए हम आगत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बैंक है, नोटिस है, बस है, रेलवे स्टेशन है, डॉक्टर हैं, ये हमारे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा से हमने ये लिए हैं। या फिर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं, उनको हम अपनी भाषा के प्रकृति के अनुसार, अपनी भाषा के स्वभाव के अनुसार हम उनको ढाल लेते हैं। जैसे अकादमी शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी आगत शब्दावली, जो दूसरी भाषाओं से जो के त्यों शब्द आ गई हैं। फिर हम बात करते हैं छठे बिंदु में शाब्दिक अनुवाद की। तो कुछ ऐसे भी तकनीकी शब्द होते हैं बच्चों जो नए नहीं बनाए जाते, जिन शब्दों का नया निर्माण नहीं हो पाता, नए नहीं बनाए गए, बल्कि वो जो मूल तकनीकी शब्द होते हैं उनका अनुवाद कर लिया जाता है। तो पूरे के पूरे शब्द का अनुवाद क्या कहलाएगा? शाब्दिक अनुवाद कहलाएगा। ऐसे शब्द शाब्दिक अनुवाद की कोटि में रखे जाएंगे, श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है स्वर्ण जयंती, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हमने उस शब्द को ऐसे, देखिए थोड़ा लिखने समझ आ रहा होगा, स्वर्ण जयंती, तो हमने इसका शाब्दिक अनुवाद कर लिया है। हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, स्वर्ण जयंती, तो ये हमारा शाब्दिक अनुवाद है। स्वर्ण जयंती है, काला धन है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका शाब्दिक अनुवाद की श्रेणी में। फिर है संकर शब्दावली। संकर शब्दावली वो होती है जो दो भाषाओं से मिलकर बनती है। दो भाषाओं में भी अंग्रेजी भाषा के और हिंदी भाषा के शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं, नई शब्दावली का निर्माण किया जाता है, उसे संकर शब्दावली कहा जाता है। आजकल जो है संकर शब्दावली का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारा शब्द है रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो से मिलकर बना है। शेयर धारक, शेयर और धारक, कार्बनीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रीकृत, कोई वो बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हों और हिंदी भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाए जाएं, वो हो गई संकर शब्दावली। तो इस शब्दावली का प्रयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिर है हमारा नियतार्थता तथा परस्पर अपवर्जिता। ठीक है, नियतार्थता क्या होती है? जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करे। देखिए, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जो है वो ज्ञान विशेष के क्षेत्र में अगर हम कहें तो वो नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और परस्पर अपवर्जिता का क्या तात्पर्य है कि एक प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होना चाहिए। किसी प्रमुख अर्थ को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। इसे हम कहेंगे नियतार्थता और परस्पर अपवर्जिता।
यानी पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जो है किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और एक प्रमुख अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनको अपने दायरे से न तो कम अर्थ प्रकट करना चाहिए और न ही अपने दायरे से बढ़कर अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए, बल्कि वो नियत होने चाहिए, सुनिश्चित होने चाहिए। फिर 9वां जो हमारा बिंदु है वो है अल्पाक्षर। पारिभाषिक शब्द कैसे होने चाहिए? अल्पाक्षर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो प्रयोग करने वाला है, जो प्रयोग करता है, उसको उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, हिचक ना हो, परेशानी ना हो। तो उच्चारण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए, जिसके कारण उनका उच्चारण सरलता से किया जा सकेगा। अगर कोई शब्द विदेशी भाषाओं से लिया गया है तो हमें उसे अपनी अनुकूल पद्धति के द्वारा अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए, जैसा कि ऊपर मैंने दूसरे बिंदु में मैंने आपको स्पष्ट किया था, ताकि प्रयोगकर्ता को उसका प्रयोग करने में कोई भी असुविधा ना हो। कि देखिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी हिंदी में आ गए हैं तो वो चल पड़े हैं, ठीक है, उनका समावेश आसानी से उसमें हो गया है। लेकिन कुछ शब्द विदेशी भाषाओं के ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर नहीं हो रहा, तो उनको उच्चारण में थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो उन शब्दों को हमें अपनी अनुकूल पद्धति के माध्यम से अपने अनुसार बना लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। 10वां और अंतिम बिंदु है हमारा शब्द की स्वतंत्रता एवं पृथकता, पृथक अलग। पारिभाषिक शब्दावली जो होती हैं उसमें प्रत्येक शब्द अपने आप में कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, पृथक और अलग होता है। पारिभाषिक शब्दावली में प्रत्येक शब्द अपने आप में अलग और अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी उस शब्द को पढ़े या कोई भी उस शब्द को सुने तो उनको सुनकर या पढ़कर श्रोता को किसी दूसरे शब्द का भ्रम जो है वो ना हो, मिलता जुलता सा उसे वो ना लगे, वो एकदम स्वतंत्र अलग सा हो, स्पष्ट होना चाहिए। उसे सुनकर पाठक को किसी दूसरे शब्द के बारे में धोखा या भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारी पारिभाषिक शब्दावली के गुण कहें या विशेषताएं कहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।